आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा श्रीनगर आज हो रहा है और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बातचीत करेंगे। हमने अभी आप तक सिक्योरिटी के हवाले से भी रिपोर्ट पहुँचाई थी और उसके साथ साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी के कार्यालय में और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर प्रेसिडेंट अशोक भट्ट जी है। इनसे बातचीत करूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा है आज श्रीनगर का और ऐसा लग रहा है कि जैसे आशंका जताई जा रही थी कि कल वो यहाँ पर रहेंगे श्रीनगर के अंदर और वो डिफरेंट डेलीगेशन से बातचीत करेंगे। तो एक ऐसा सरप्राइज विजिट होम मिनिस्टर का किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये होम मिनिस्टर साहब हैं, वो कहीं पर भी आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। यहाँ पर आज वो आ रहे हैं और आज शाम से ही डेलीगेशनें उनसे मिलेंगे जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन होगा, फिर गुजर समाज का डेलीगेशन होगा, पहाड़ी जो लोग हैं उनका डेलीगेशन होगा, इसी तरह सिविल सोसाइटी जो है उनका होगा, ट्रेडर्स का होगा, बहुत सारे और भी डिफरेंट जो यहाँ की कश्मीर के लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो देखिए, सभी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुश है, यहाँ के लोग भी खुश हैं, क्योंकि ये जो पहला इलेक्शन यहाँ पर श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुआ है उसमें 38% के आसपास वोट पड़ना, ये लगता है 2019 के बाद ऐसा जो कि इलेक्शन हुआ है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो यही एक लगता है कि अच्छा एक दौर स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए भी यहाँ पर जो कि हमारे होम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको भी वो शाबाशी दे देंगे और भी कुछ विषयों पर बात होगी। तो असल में कि जो 2019 के बाद कश्मीर बदल गया है, जम्मू कश्मीर बदल गया, ख़ासकर कश्मीर बदल गया है। तो जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि इतने जो कि लाइनों में बड़ी बड़ी कतारें होती थी जब वोटिंग होती थी, आज वही नज़र आ गया है। ये अच्छी बात है, ये मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे होम मिनिस्टर साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उन्होंने ऐसा यहाँ पर इक़दाम किया है कि सो दैट यहाँ के जो आवाम अच्छे तरह से वोट किया है और यहाँ कोई इंसिडेंट जो पहले हुआ करता था, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ है। सर यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की अगर बात करें तो इस वक्त जो है इलेक्शंस की तैयारी वहाँ पर हो रही है, क्योंकि 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर के अंदर और 25 तारीख को जो है साउथ कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है यहाँ अगर श्रीनगर की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इन दो सीट्स पर जो है इलेक्शन होने वाला है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, 6,20,30 हज़ार के आसपास जो कि वोट पड़ा है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे लगता है कि जो कि अब आने वाले जो इलेक्शन होगा दो कॉन्स्टिट्यूंसियों का, नॉर्थ की बारामुल्ला एंड अनंतनाग साउथ की, मेरे हिसाब से जो कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि 50% से ज़्यादा वोट पड़ेगा इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में। इसका मतलब है कि 8 लाख से ऊपर वोट दोनों जगहों पर पड़ जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि लोग डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी में ये यकीन रखते हैं कि नहीं जी, इलेक्शन ही एक वाहिद ज़रिया है जिसमें अपना नुमाइंदा वो चुनेंगे और पार्लियामेंट में भेजेंगे और उन वहाँ का जो कि एरिया का जो काम करना होता है, जो कि एरिया में डेवलपमेंट के काम और दूसरे काम होते हैं, उसके लिए वो काम वहाँ पर काम करेंगे। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर जो है इलेक्शंस जगह जगह जो है हर एक स्टेट में हो रहा है। तो कांग्रेस दावा करती है कि अब की बार 400 पार नहीं होगा, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस का स्लोगन है, नेचुरली वो बोलेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी अभी मोदी साहब वाराणसी चले गए थे, वहाँ पर रोड शो था,
वहाँ पर 10 लाख के आसपास रोड शो में थे। तो यही दर्शाता है कि कहाँ कांग्रेस तो टिकता नहीं, कांग्रेस को तो 10,000 जमा नहीं होते हैं, 20,000 जमा नहीं होते हैं। वो जो कि इनका गठबंधन है, ये जो गठबंधन है, ये तो कहीं ज़रा 1 लाख जमा करें कहीं, फिर हम देखेंगे कि जम्मू की सीट को किस तरह देखते हैं? नहीं, दोनों जम्मू और जो कि उधमपुर सीटें हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे और दोनों जीत जाएंगे। अच्छा सर, ये रविंदर रैना जी का ये कहना था, जब हमने उनसे बात की थी पिछली बार, तो उनका ये कहना था अगर कंवल नहीं तो बैट बॉल ही सही। नहीं, क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला है कि क्योंकि कश्मीर में हम डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इसका है कि हम जो कि 3 खानदानों के बगैर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इनके साथ हमारा कहीं लेना देना नहीं है, हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बच रहे हैं उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ तो मेन तो बच रहा है यही जो जिसका आपने नाम लिया है, ये तो बच रहे हैं, तो नेचुरली सपोर्ट तो हमारा होगा। जो भी इन ये जो 3 खानदान हैं, इसके बगैर हम सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर अब जो है लग रहा है कि इलेक्शंस जो है अब 3 पार्टियों में बंट चुके हैं, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर जिनकी इस वक्त जो है अगर रैलीज़ देखी जाए तो इंजीनियर रशीद का जो है नाम पहले आता है। हालांकि वो जेल में है, लेकिन उनके बेटे ने जो है एक रेवोल्यूशन जो है वहाँ पर क्रिएट किया है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए अच्छी बात है कि हेल्दी एक डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि तरकूदी मुकाबला है। ये तो यहाँ के अवाम के लिए अच्छी बात है कि अच्छी तरह से एक इलेक्शन होगा और बाज़ाब्ता एक कंपटीशन होगा, तो जो भी जीतेगा वही सिकंदर। तो इसका मतलब है कि अगर वो भी आए तो अच्छी बात है, अगर और भी कोई पार्टियां आएँ तो अच्छी बात है। इसमें डरने की, किसी पार्टी को डरने की बात है नहीं, कोई किसी को डरना नहीं चाहिए इन चीज़ों से। क्योंकि अगर हम यहाँ श्रीनगर में देखेंगे 24 कैंडिडेट थे, तो यहाँ तो 3 कैंडिडेटों के बीच में फाइट थी। इसी तरह वहाँ पर भी है, एक तो है हमारे पीसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर इंजीनियर साहब हैं और आज़ाद साहब की पार्टी भी है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए तो ये अच्छी एक निशानी है। सर, हिस्ट्री में आए और इलेक्शन लड़े, उन पे जो है बैन लगाया गया था। आप मेरा इशारा जो है समझ चुके होंगे। तो किस तरह अगर आपकी सरकार जो है उन पे बैन हटाएगी तो वो आगे इलेक्शंस लड़ पाएंगे? वो तो विषय दूसरा है कि अगर उनको बैन हटाया जाएगा तो वो दूसरी बात है कि अगर हटाया जाएगा तो तब वो लड़ सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि डेमोक्रेसी में कोई भी फ़र्द इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन उनको भी वो भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जो कि यहाँ पर हालात ये 30-35 सालों में हुए हैं, उससे क्या निकल गया है। उससे यही निकल गया है कि 1.5 लाख 2 लाख लोग जो कि कब्रों में हैं। तो कैसे खून खराबा यहाँ पर हुआ, उनको भी ये लग रहा है कि ना, उससे अब हमारा जो है कि अगर हम एक डेमोक्रेसी में आएंगे, एक सेटअप में आएंगे, तो वही बेहतर है उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे अशोक भट्ट साहब। इन्होंने यही कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी अपना हक मांग सकता है और आगे आके इलेक्शंस लड़ सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। फ़हीम अहमद, श्रीनगर।